एपिसोड 156। दंश के दिमाग में कल्याणी की इमेज आ गई। कल्याणी के बारे में सोचते हुए उसने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वो स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची है, उससे मैं सिर्फ टिप्स ले सकता हूँ, उसे खुद डेट के लिए नहीं पूछ सकता। तुम कोई पेडोफाइल नहीं हो, दंश समझे। ये कहकर वो जाकर खाट पर मच्छरदानी टांग कर सो गया। वहीं एक एवरेज हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की बुरी तरह चीख रही थी। कई डॉक्टर उसे देख रहे थे। काफी देर चिल्लाने के बाद वहां बच्चों की रोने की आवाज आई। वो लड़की और कोई नहीं दिव्या थी, जिसने इस वक्त 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। दिव्या ने बेहोश होने से पहले नर्स से पूछा, नर्स, मुझे क्या हुआ है, लड़का या लड़की या फिर दोनों? नर्स बोली, मैडम बधाई हो, आपके घर में 2 लक्ष्मी आई है। ये सुनकर दिव्या का दिल धक से रह गया और वो गुस्से से अपने दांत भींचने लगी। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने सोचा था कि काश उसे एक तो बेटा हो जाए, जिस वजह से वो कम से कम रूपाली को अपने काबू में कर पाए और रूपाली उसकी मदद करे। लेकिन उसे दोनों ही बेटियां हुई थी, जिस वजह पूरी तरह से लाचार महसूस कर रही थी। नर्स और डॉक्टर वार्ड से बाहर चले गए। दिव्या पूरी ताकत को बटोर कर उठी और उसने अपनी एक बेटी को उठाया। जब वो बच्ची रोने लगी तो दिव्या ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसकी रोने की आवाज बाहर जाने से रोक दी। वो दीवार का सहारा लेकर उस बच्ची को उस रूम में लेकर गई जहाँ पर काफी सारे बच्चे थे। वहाँ पर एक नर्स बच्चों का ख्याल रखने के लिए थी। वो अभी एक रोते हुए बच्चे को चुप करा रही थी। चुपके से दिव्या ने पास के पालने में रखे एक लड़के को उठाया और अपनी बेटी को वहाँ रख दिया। वो नर्स मुड़ी तो वो दिव्या को देखकर हैरान रह गई। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दिव्या ने कहा, वो मुझे अपने बच्चों की याद आ रही थी। ये कहकर वो प्यार से उस बेबी बॉय को देखने लगी। फिर दिव्या नर्स से आगे बोली, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं अपने पास ले जाकर इसे फीड करा देती हूँ। नर्स ने जल्दी से दिव्या के पास आकर उसे सहारा दिया और उसे उसके रूम में जाने दिया। नर्स के जाते ही दिव्या ने किसी को कॉल किया। उधर से आलसी आवाज वो नौकर बोला, जिसके साथ दिव्या का संबंध था। बोलिए मैडम, क्या हुआ है? जल्दी से अस्पताल में आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ, दिव्या बोली। ये सुनकर बाहर खड़ी टैक्सी से नौकर अस्पताल के अंदर आया और वो दिव्या को डिस्चार्ज करवाकर वहाँ से ले गया। दिव्या गाड़ी में बैठकर बोली, मुझे गुप्ता निवास लेकर चलो, अब वक्त आ गया है वापसी करने का। नौकर ने हाँ में सर हिलाया और दिव्या को लेकर गुप्ता निवास चला गया। गुप्ता निवास पहुंच गए। दिव्या नौकर का सहारा लेते हुए अंदर गई। अब तक सुबह के 6:30 बज चुके थे। बच्चे रो रहे थे। रूपाली ने घर में बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आई। उसने घर की लाइट्स को ऑन किया और सामने दिव्या की गोद में 2 बच्चों को देखा हो। रूपाली ने खुश होकर बच्चों को गोद में उठाया। दिव्या को देखे बिना वो बोली, ये दोनों मेरे पोते हैं ना, मेरे घर के चिराग। ये सुनकर दिव्या बोली, नहीं माँ जी, मैंने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर रूपाली थोड़ा ना खुश हुई, मगर फिर वो जल्दी से बोली, इनमें से बेटा कौन सा है? ये सुनकर दिव्या ने एक लड़के की ओर इशारा कर दिया। रूपाली ने अपनी गोद में पकड़ी हुई बेटी को वापस दिव्या की गोद में दिया और बेटे को लेकर उसे खिलाने लगी और बोलने लगी, इसका चेहरा देखूं तो मेरे बेटे पर गया है या नहीं? ये सुनकर दिव्या का चेहरा उतर गया। देखने में तो मेरा पोता बहुत सुंदर है, रूपाली बोली। माँ जी, अब तो मैं इस घर में रह सकती हूँ ना? दिव्या ने पूछा। ये सुनकर रूपाली बोली, हाँ, मैंने कब मना किया है, तुम तो यहाँ रह सकती हो, आखिर तुम इन दोनों की माँ जो हो। फिर वो नौकर की तरफ देखा और बोली, जाओ इसे इसके रूम में छोड़ो और बाकी नौकरों से कह दो कि अब इसका ख्याल रखा जाए। इसे मेरे पोते को अब फीड भी तो करना है, इसलिए इसे अच्छा आहार दो। ये कहकर वो फिर से बच्चे के साथ खेलने लगी। उसने उस बच्चे की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो उस आरोही की बेटी से भी ज्यादा प्यारे बच्चे हो। उस आरोही की बेटी तो कुछ ही दिनों में इस दुनिया से जाने वाली होगी। बड़े घर में शादी तो कर ली, लेकिन क्या फायदा जब अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा पाई। वो रूपाली को अब आरोही की लाइफ के बारे में कोई अपडेट नहीं पता थी, इसलिए वो तो बस यही सोच रही थी कि धानी मरने वाली होगी। रूपाली फिर जल्दी से राहुल के बेडरूम में गई।
दरवाजा खुलते ही रूपाली बच्चे को आगे बढ़ते हुए बोली, राहुल देखो, तुम्हारा बेटा है। दिव्या ने एक लड़के और लड़की को जन्म दिया है। तुम बाप बन गए हो राहुल। ये सुनकर राहुल ने उस बच्चे की ओर देखा और रूपाली से बिना कुछ कहे दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। रूपाली राहुल के ऐसे एक्शन से दंग रह गई। वो बोली, मेरा बेटा क्या था और उस चुड़ैल के चक्कर में क्या हो गया है? जब से वो वापस आया है ना किसी से बोलता है ना अपने काम पर जाता है। मैं उस चुड़ैल को बद्दुआ देती हूँ कि वो कभी खुश ना रह पाए। भगवान सब देख रहे हैं, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। आरोही को कोसने के बाद उन्होंने फिर से उस बच्चे के चेहरे को देखा। इसी बीच कुछ देर बाद राहुल दिव्या के कमरे में आया। दिव्या ने बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटाया हुआ था। दिव्या राहुल को देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, राहुल देखो तुम्हारी प्रिंसेस। राहुल ने उस बच्चे की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। दिव्या बोली, राहुल मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत थी, लेकिन तुम भी कम नहीं थे। तुम आरोही से प्यार करते थे, फिर भी तुमने ऐसा नाटक किया कि तुम मुझसे प्यार करते थे। राहुल तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन देखो फिर भी मैंने आज तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया। लेकिन तुम खैर। इस पर राहुल बोला, रियली तुम इतनी सती सावित्री हो तो क्यों तुमने मैरिड होने के बाद भी मुझे सिड्यूस किया? ये सुनकर दिव्या बोली, राहुल प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता। मैं भी तुम्हारे प्यार में अंधी थी। राहुल हंसते हुए बोला, प्यार नहीं, कंपटीशन था। तुम्हें आरोही की हर चीज को छीनना था और मैं कभी तुम्हें तो क्या किसी को आरोही की जगह नहीं दूंगा। ये सुनकर दिव्या अचानक मुस्कुराते हुए बोली, राहुल तुम उसकी जगह किसी को दो या ना दो, मगर वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी उसे नहीं पा सकते राहुल। ये सुनकर गुस्से में राहुल दिव्या को देखने लगा। दिव्या आगे बोली, राहुल मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जो मकसद है वो क्या है, और मेरा भी वही मकसद है। मैं बस आरोही को उसकी लाइफ में इतने अच्छे पर्सन के साथ खुश रहते हुए नहीं देख सकती, और तुम उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते। इसीलिए आज से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जाओ उन दोनों को अलग कर दो। इसके बाद भले ही तुम उसके साथ शादी कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं आरोही को उसे आदमी के साथ नहीं रहने दे सकती। वैसे उसकी बच्ची के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुमने उस ढानी को उससे अलग कर दिया या फिर मार दिया तो आरोही खुद ब खुद अद्विजय रावत से अलग हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर रावत माफिया की काली दुनिया से कनेक्ट है। अगर अचानक आरोही ने अपनी बेटी को खोया तो उसे जरूर ऐसा लगेगा मिस्टर रावत के दुश्मनों ने उसकी बेटी को मारा है, और फिर वो उनसे दूर हो जाएगी। राहुल को उसका आइडिया अच्छा लगा। उसने बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी को उठाया और बोला, मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा लगा। ये सुनकर दिव्या मुस्कुराने लगी। एक तरफ जहाँ राहुल अपनी बेटी को गोद में लिए प्यार से देख रहा था, वहीं वो किसी और की बेटी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। सुबह आरोही की आंख खुली तो उसकी पीठ में अब बहुत ही कम दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पैरों में अभी भी दर्द था। उसने उठकर अपने पर्स से पेन किलर निकालकर पानी के साथ ली और थोड़ी देर लेट गई। ढानी उठी और वो आरोही के पेट पर जाकर लेट गई। उसने अपना सिर आरोही की चेस्ट पर रखा और बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। ये सुनकर आरोही बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। फिर उसने जल्दी से ढानी से कहा, आज आपका फर्स्ट डे है ना स्कूल का, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। धानी बोली, मम्मा मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्कूल जाने में। आरोही बोली, बेबी हर बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ता है। ये कहकर आरोही धानी को गोद में लेकर उठी और उसे बाथरूम में लेकर गई। उसने धानी को बाथटब में बैठाया और गर्म पानी भर भर कर उसे नहलाया। फिर वो उसे एक बाथरोब में लपेटकर बेडरूम के अंदर लेकर आई। उसने धानी को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। धानी की स्कूल यूनिफॉर्म लाइट पिंक कलर की थी। आरोही ने धानी की एक ब्रेड बनाई और नजर का टीका लगाकर उसके माथे और चूम लिया। आरोही धानी को अपनी गोद में लेकर नीचे आई। उसने धानी को ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठाया। कुमार ने जब धानी को देखा तो बोला, अरे वाह चैंपियन, आज फर्स्ट डे स्कूल जा रही है। फिर उसने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाली और धानी की ओर बढ़ाई। धानी ने उसे थैंक्स कहा और चॉकलेट खाने लगी। धानी बोली, भैया डैडी कहाँ पर है? ये सुनकर कुमार बोला,
तुम्हारे डैडी बस आते ही होंगे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तभी आरोही धानी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई और उसने धानी को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराया। उसके ब्रेकफास्ट करते ही वहाँ पर अद्विजय आ गया। धानी भागकर अद्विजय के घुटने को पकड़कर खड़ी हो गई। अद्विजय ने उसे गोद में उठाया। क्या तुम स्कूल जाने के लिए रेडी हो? उसने कहा। ये सुनकर धानी बोली, हाँ डैडी, मगर धानी का मन नहीं लग रहा है। ये सुनकर अद्विजय बोला, धानी, आप स्कूल जाकर देखो, अगर आपको स्कूल में अच्छा नहीं लगता है तो आप डैडी को कॉल कर देना। ये कहकर उसने धानी को नया फोन दिया। ये सुनकर आरोही बोली, आप अपनी बेटी को इतना कैसे बिगाड़ सकते हैं? आप उसको इतनी कम एज में एक फोन दे रहे हैं। अद्विजय बोला, ये इसकी सेफ्टी के लिए है। अद्विजय फिर धानी को लेकर बाहर गया। बाहर उसे काफी लोग खड़े दिखे। वहां राजवीर, कल्याणी, सौम्या, प्रीता, मानव, मिस्टी और राज सभी खड़े थे। सभी को ग्रुप मैसेज में पता चल चुका था कि धानी आज फर्स्ट डे स्कूल जाने वाली थी, इसलिए वो सब उसे चीयर अप करने आ गए थे। धानी ने सबको हेलो हाय किया और मुस्कुराकर गर्वित की ओर देखने लगी। गर्वित ने सबके सामने जाकर धानी को गले लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर धानी बोली, थैंक यू गर्वित। गर्वित बोला, अब मुझे गर्वित मत बोलो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ कि। ये सुनकर सभी बड़े हंसने लगे। अद्विजय ने धानी को उससे दूर किया और बोला, आपको इस बिगड़े हुए बच्चे के साथ रहने की जरूरत नहीं है। धानी बोली, डैडी, ये मेरा दोस्त है, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय गुस्से में बोला, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें अब डैडी की बात माननी चाहिए, समझी? ये कहकर उसने धानी को गोद में उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। अचानक राजवीर जी अद्विजय के सामने आए और बोले, थोड़ी देर रुको। ये सुनकर अद्विजय ने राजवीर जी की ओर देखा। राजवीर जी ने अपने फोन से अनीता जी को कॉल किया। अनीता जी का ख्याल रख रही एक केयर टेकर ने वीडियो कॉल पिक किया और अनीता जी के सामने फोन कर दिया। धानी ने चहकते हुए अनीता जी को देखा और उन्हें नमस्ते किया। अनीता जी धानी को देखकर खुश हो गई और उन्होंने उसके फर्स्ट डे पर उसे इशारे से बेस्ट ऑफ लक किया। थैंक यू दादी मान, धानी आज स्कूल में अपना बेस्ट देगी। धानी फिर सबके साथ वहां से स्कूल के लिए चली गई। बाकी सब लोग भी अपनी गाड़ियां लेकर वहां आए। उस फेमस और बड़े स्कूल के सामने जब इतनी सारी गाड़ियां आकर रुकी तो सब सोचने लगे कि आज अचानक इतनी गाड़ियां वहां क्यों आई हैं। इस बारे में पता चलते ही प्रिंसिपल तक बाहर आ गए। जब उन्हें पता चला कि रावत परिवार की बेटी आई है तो वो अद्विजय को झुककर हेलो करने लगे। आरोही को ये जेस्चर अच्छा नहीं लगा। उसने अद्विजय की ओर देखकर कहा, वो एक गुरु है, आपको इतनी भी दहशत नहीं रखनी चाहिए कि गुरु को भी आपके सामने झुकना पड़े। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, आरोही, इस दुनिया में झुकता वही है जिसकी कोई कमजोरी ही हो, जिसने कुछ गलत किया हो। एक प्राउड इंसान कभी नहीं झुकता है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। ये सुनकर आरोही को अद्विजय की बातें कुछ ठीक लगी। वो प्रिंसिपल सच में पैसों का लालची था। आरोही को उसका चेहरा देखकर ही ये समक्ष आ रहा था। आरोही धानी को उसकी क्लास में छोड़कर आई। जब वो धानी को छोड़कर जाने लगी तो उसने पलटकर धानी को नहीं देखा। धानी को आरोही के जाने के बाद अद्विजय ने धानी को कुछ इंस्ट्रक्शन दी और वो फिर बाहर आ गया। उसने देखा कि आरोही अपनी साड़ी का पल्लू पड़कर इधर उधर घूम रही थी। अद्विजय ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरोही ने अद्विजय के सीने पर अपना सर रखा और बोली, अद्विजय, कुछ देर यहाँ रुक जाइए। अद्विजय उसकी बात सुनकर खामोश रहा। आरोही अद्विजय के सीने में छुपकर अपने आंसू छुपा रही थी। आखिर क्यों रो रही है आरोही जानने के लिए पढ़ते हुए कमेंट भी करते रहें और कहानी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।